नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैब रैट्स में। आज का लेक्चर टॉपिक है लैकोपेरॉन और ये वीडियो इस लेक्चर का पार्ट 1 है, एन इंट्रोडक्शन टू लैकोपेरॉन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। लैकोपेरॉन हो या कोई दूसरा ओपेरॉन हो, कोई जीन हो फॉर एग्जांपल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का हो या यूकैरियोटिक ओरिजिन का हो, जब भी हम इन जीन्स के एक्सप्रेशन रेगुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि हर एक जीन का एक्सप्रेशन बहुत से डिफरेंट सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। एक टिपिकल बैक्टीरिया के जीनोम में लगभग 4000 जीन्स होते हैं, वहीं पे एक ह्यूमन जीनोम में लगभग 35,000 जीन्स होते हैं। तो क्या हर सेल में हर टाइम ये सारे के सारे जीन्स एक्सप्रेस होते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी सेल को हर टाइम हर एक जीन प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये डिमांड और नीड के हिसाब से किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सेल्स में कुछ जीन प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल रूबिस्को एंजाइम का है। साथ ही साथ रूबिस्को जो है वो पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। सेकंड, कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कि सेल में बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इनका एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर सिग्नल के प्रेजेंस में ही इनिशिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल वो एंजाइम्स जो कि डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। अब डीएनए रिपेयर की कब कब ज़रूरत होती है? जब डीएनए का किसी तरीके का डैमेज होता है, चाहे वो फिजिकल एजेंट के कारण हो, केमिकल एजेंट के कारण हो, या फिर डीएनए में किसी तरीके का म्यूटेशन होता है, तो इन डीएनए रिपेयर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। पर डीएनए डैमेज और डीएनए म्यूटेशन दोनों ही बहुत रेयर इवेंट्स हैं। ऐसे रेयर इवेंट्स के लिए डीएनए रिपेयर एंजाइम्स का सेल में कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होते रहना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। इसलिए ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सप्रेशन शो करते हैं जब सेल में डीएनए डैमेज डिटेक्ट होता है। इसके अलावा और भी बहुत से कंडीशंस हैं जो किसी भी सेल में किसी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। पहला है चेंजेस और डिप्लीशन ऑफ फूड सोर्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लैकोपेरॉन, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब ई कोलाई को लैक्टोज यूटिलाइज करना रहता है एज अ कार्बन सोर्स, उस कंडीशन में वो अपने लैकोपेरॉन की जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देता है। सेकंड है डेवलपमेंटल स्टेज। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे ड्रोसोफिला के डेवलपमेंटल जेनेटिक्स पे, तो आप देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज पे एक्सप्रेस होते हैं। वो तब एक्सप्रेस होते हैं जब उस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज पे उनकी ज़रूरत होती है। इस तरीके से डेवलपमेंटल स्टेज भी रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। फिर सेल्स डिवोटेड टू स्पेशलाइज्ड फंक्शन। किसी सेल का क्या फंक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस सेल में कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे और कौन से जीन्स डाउन रेगुलेट होंगे। फॉर एग्जांपल हम एरिथ्रोसाइट का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो एरिथ्रोसाइट का काम है ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करना। इसलिए इन एरिथ्रोसाइट सेल में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर आता है इन्वायरमेंट। तो किस तरीके से सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है वो किसी सेल के जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं ई कोलाई के केस में आरएनए पॉलीमरेज के होलो एंजाइम में सिग्मा सब यूनिट होता है जो कि प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। नॉर्मली सिग्मा 70 प्रेजेंट होता है जो मोस्ट ऑफ द प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। उसी ई कोलाई को जब हम हीट स्ट्रेस देते हैं, हीट शॉक देते हैं, तब सिग्मा 32 उनके सेल्स में एक्सप्रेस होना स्टार्ट होता है और ये सिग्मा 32 बहुत से सिग्मा 70 को रिप्लेस कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम में। इस तरीके से सराउंडिंग इन्वायरमेंट भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है कि किसी सेल में किस तरीके के जीन्स रेगुलेट होंगे, किस तरीके के जीन्स अब रेगुलेट होंगे, कौन से जीन्स के एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट होंगे। फिर आता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। किसी केमिकल एजेंट या किसी सिग्नलिंग इवेंट के प्रेजेंस में जीन्स किस तरीके से अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट होते हैं। फिर है म्यूटेशन। कोई म्यूटेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल जीन के खुद के सीक्वेंस में किसी तरीके का म्यूटेशन हो सकता है, या उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के जीन में म्यूटेशन हो सकता है जो कि किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। इस तरीके से म्यूटेशन भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जीन ट्रांसक्रिप्शन से लेकर उसके प्रोडक्ट की टारगेटिंग और ट्रांसपोर्ट तक ऐसे 7 मेजर चेक पॉइंट्स हैं जो किसी सेल में किसी प्रोटीन के लेवल को रेगुलेट करते हैं। ये 7 मेजर चेक पॉइंट्स हैं: ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, mRNA डिग्रेडेशन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग, प्रोटीन डिग्रेडेशन,
प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट। और अगर रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आरएनए पॉलीमरेज और प्रोमोटर के बीच का इंटरैक्शन। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आरएनए पॉलीमरेज और प्रोमोटर के इंटरैक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोमोटर का सीक्वेंस। प्रोमोटर का सीक्वेंस उसके और आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग को भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है। प्रोमोटर का सीक्वेंस किसी भी जीन के एक्सप्रेशन में 1000 फोल्ड का डिफरेंस ला सकता है। यही कारण है कि सेल में कुछ जीन्स जो होते हैं वो पर सेकंड एक्सप्रेस होते हैं, जबकि कुछ जीन जो होते हैं सेल के ओवरऑल लाइफ टाइम में एक ही बार एक्सप्रेस होते हैं। और ये सारा प्रोमोटर सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। प्रोमोटर सीक्वेंस जो होते हैं वो जीन के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं, जिसपे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं, सेलुलर फैक्टर्स होते हैं, जो कि आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर के इंटरैक्शन को अफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला है एक्टिवेटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर का इंटरैक्शन प्रमोट हो, इनहैंस हो, इन्हें एक्टिवेटर्स बोलते हैं। और इस तरीके के रेगुलेशन जिसमें ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़े उसे हम पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं। दूसरे हैं रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स। इनके प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर का इंटरैक्शन इंटरप्ट होता है। तो ऐसे रेगुलेशन जहां पे कोई मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करे उसे हम नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो लैकोपेरॉन पढ़ते टाइम बार बार रिपीट होंगी, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आगे इन्हें समझने में आसानी होगी। पहला है कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन। तो ऐसे जीन्स जो सेल में हमेशा कांस्टेंट लेवल पे एक्सप्रेस होते हो या फिर सेल में इनकी हमेशा ही रिक्वायरमेंट हो, इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं। ऐसे जीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल के ग्रोथ और डिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका एग्जाम्पल है वो जीन्स जो कि सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व है। दूसरे हैं रेगुलेटेड जीन। तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इनका एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड वे में होता होगा। ये हमेशा सेल में एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ये तभी एक्सप्रेस होते हैं जब सेल या ऑर्गेनिज्म को इनकी नीड होती है या फिर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सिग्नल के प्रेजेंस में इनका एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। फिर है इंड्यूसिबल जीन। तो किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में या किसी मॉलिक्यूलर इवेंट के कारण किसी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाए या किसी जीन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, ऐसे जीन को हम इंड्यूसिबल जीन बोलते हैं। वो रेगुलेटरी सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में किसी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाए उसे हम इंड्यूसर बोलते हैं। और इस पूरे मैकेनिज्म को इंडक्शन बोलते हैं, जहां किसी केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में किसी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाए, इस मैकेनिज्म को हम इंडक्शन बोलते हैं। लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन ई कोलाई का एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है और ये एक इंड्यूसर के प्रेजेंस में अपने जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करता है। लैकोपेरॉन की स्टडी के लिए सर जेकब एंड मोनट को 1965 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। सो बेसिकली ओपेरॉन है क्या? जनरली प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ऐसे जीन जिनके प्रोडक्ट साथ में फंक्शन करते हैं, वो जीन जीनोम में एक क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक के बाद एक एडजेसेंट मैनर में अरेंज्ड होते हैं। और वो सारे के सारे जीन एक सिंगल प्रोमोटर के थ्रू रेगुलेट होते हैं। जब इस जीन क्लस्टर का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाते हैं। एक लैक ओपेरॉन में एक जीन क्लस्टर होता है, प्रोमोटर सीक्वेंस होता है और एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस ये डिटरमाइन करता है कि अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से ओपेरॉन रेगुलेट होगा, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। ओपेरॉन में कॉमनली 2 से 6 जीन होते हैं, पर किसी किसी ओपेरॉन में 20 जीन भी हो सकते हैं। अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्या है? सपोज कोई 5 जीन है ए बी सी डी ई और ये ई कोलाई में साथ में फंक्शन करते हैं। ऐसे जीन एक ओपेरॉन में एक के बाद एक एडजेसेंट मैनर में अरेंज रहेंगे और एक सिंगल प्रोमोटर के थ्रू ये रेगुलेट होंगे। तो अब जब भी आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर पे बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, तो वो एक साथ इन पांचों जीन का ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा, यानी कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाएगा। मतलब ऐसा ट्रांसक्रिप्ट जिसपे एक से ज्यादा जीन के लिए एमआरएनए सीक्वेंस प्रेजेंट हो। जब इस पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो ये पांचों ही जीन प्रोडक्ट एक साथ सेल में प्रेजेंट होंगे। इस तरह से ओपेरॉन सिस्टम जो है वो ये इंश्योर करता है कि ऐसे जीन प्रोडक्ट्स जो सेल में साथ में किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो किसी भी गिवन टाइम में सेल में साथ में एक साथ सिंथेसाइज हो जाएं।
सो ई कोलाई में लैक ओपेरॉन जीन का एक्सप्रेशन कब और क्यों होता है? सो जनरली ये तब होता है जब हम ई कोलाई को कार्बन सोर्स के फॉर्म में लैक्टोज प्रोवाइड करते हैं। ई कोलाई सेल्स जो होते हैं वो बहुत ईजिली एक सिंपल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं और ग्लूकोज को एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये एनर्जेटिकली फेवरेबल भी है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, साथ ही साथ उसे मेटाबोलाइज करने के लिए जो भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के प्रोडक्ट्स हैं। उसके जगह पे अगर लैक्टोज दिया जाए तो पहले तो लैक्टोज को सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में कन्वर्ट करना होगा, जो कि खुद ही एक एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। इसीलिए कभी भी अगर मीडियम में हम ग्लूकोज और लैक्टोज साथ में भी प्रोवाइड करते हैं तो भी ग्लूकोज को ही एज अ कार्बन सोर्स प्रेफर किया जाता है ई कोलाई के थ्रू। इसके अलावा मॉलिक्यूलर लेवल पे ग्लूकोज या दूसरे सेलुलर फैक्टर्स किस तरीके से लैकोपेरॉन को अफेक्ट करते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े डिटेल में देखेंगे। तो लैक्टोज को अगर हम सोल कार्बन सोर्स प्रोवाइड करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा? ई कोलाई के पास ग्लूकोज है नहीं जिसे वो कार्बन सोर्स के फॉर्म में यूटिलाइज कर सके, तो ऐसे कंडीशन में वो ऐसे जीन्स के एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देगा जिनके प्रोडक्ट्स उसे लैक्टोज को यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगे। सो ये सारे जीन्स जो कि लैक्टोज को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं वो लैकोपेरॉन के पार्ट है, और ऐसे कंडीशन में जहाँ पे लैक्टोज एज अ सोल कार्बन सोर्स प्रोवाइड किया जाता है ई कोलाई को, वहाँ पे लैकोपेरॉन के जीन का एक्सप्रेशन ऑन हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि लैकोपेरॉन किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है जीनोम में। सो पहले ही हमने बात किया था कि एक ओपेरॉन में एक जीन क्लस्टर होता है, एक प्रोमोटर होता है और एक रेगुलेटरी साइट होती है। सो यहाँ पे इस प्रमोटर से लेके इस टर्मिनेटर सीक्वेंस तक लैक ओपेरॉन का जीन क्लस्टर है, और इधर रेगुलेटरी साइट है। ये पूरा लैक ओपेरॉन का पार्ट है। इसे हम वन बाय वन देखते हैं। सो पी लैक आई, यहाँ पे आई से हम रिप्रेसर प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिप्रेसर प्रोटीन का प्रोमोटर है। उसके बाद है रिप्रेसर प्रोटीन का जीन सीक्वेंस जो कि लैक आई से रिप्रेजेंट किया गया है, और उसके बाद है टर्मिनेटर सीक्वेंस। सो रिप्रेसर प्रोटीन का अपना इंडिपेंडेंट प्रोमोटर और अपना टर्मिनेटर है। इस टर्मिनेटर सीक्वेंस के बाद कैप साइट है जो कि कैप कैम्प कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग साइट है। उसके बाद है पी लैक। पी लैक मतलब लैक ओपेरॉन का प्रोमोटर। तो जैसा हमने बात किया था कि ओपेरॉन में जो जीन क्लस्टर होता है वो सिंगल प्रोमोटर से रेगुलेट होता है, यहाँ पे इस ओपेरॉन के केस में ये वो सिंगल प्रोमोटर है जहाँ से ये तीनों जीन जो हैं वो रेगुलेट होंगे। अब आता है लैक ओ या फिर ऑपरेटर सीक्वेंस, जो कि ये है। ओ से हम यहाँ पे ऑपरेटर को इंडिकेट करते हैं। फिर आता है लैक जेड जो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन को इंडिकेट कर रहा है। लैक वाई जो लैक्टोज परमिएज जीन को इंडिकेट कर रहा है। और लैक ए जो बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद है टर्मिनेटर सीक्वेंस। सो यहाँ से यहाँ तक इस प्रोमोटर से लेके इस टर्मिनेटर तक हमारा जीन क्लस्टर है लैक ओपेरॉन का। इनके प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं हमारे लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए एज अ कार्बन सोर्स। और ये हमारा रेगुलेटरी साइट है जो कि ये रेगुलेट करता है कि किस कंडीशन में हमारा ये ओपेरॉन का जीन क्लस्टर ट्रांसक्राइब होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा। तो इनके बारे में अब वन बाय वन पढ़ते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि लैक ओपेरॉन जीन क्लस्टर में कौन कौन से जीन हैं और उनका क्या फंक्शन है। पहला है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। इसके दो फंक्शन है। पहला तो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल को आइसोमराइज करके एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है। एलोलैक्टोज ही एक्टिव इंड्यूसर है जो कि लैक ओपेरॉन के जीन्स के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है। दूसरा है लैक्टोज परमिएज या एम प्रोटीन। ये एंजाइम्स जो होते हैं वो ई कोलाई के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं लैक्टोज मॉलिक्यूल को मीडिया से सेल के अंदर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये येलो कलर जो है वो सराउंडिंग मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ग्रीन ट्राइंगल्स जो हैं वो लैक्टोज मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ई कोलाई सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे हमारा एम प्रोटीन प्रेजेंट है। तो बेसिकली इनका काम है कि ये सराउंडिंग मीडिया से जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है उसे वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करें। तीसरा है बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। इनका काम है कि ये टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड्स को मॉडिफाई करके सेल से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये एसिटाइल को एंजाइम से एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइड्स पे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। लैक रिप्रेसर।
इन जनरल अगर हम रिप्रेसर प्रोटीन्स की बात करें, रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को डाउन रेगुलेट करते हैं और ये डीएनए पे जीन सीक्वेंसेस पे बाइंड करते हैं। उन्हें हम ऑपरेटर सीक्वेंस बोलते हैं। रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स का मेन काम होता है कि वो जनरली ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट होने से रोकते हैं। ये दो तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं, या तो ये प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देते हैं, या फिर अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड हो चुका है तो उसे डीएनए के सीक्वेंसेस को रीड नहीं करने देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पे मूव नहीं होने देते हैं, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं हो पाता है और जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है। अगर हम लैक रिप्रेसर की बात करते हैं तो ये एक टेट्रामरिक प्रोटीन है जिसमें 4 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये लैक ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड होता है। जब ये ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड होता है तो ये कुछ सीक्वेंसेस प्रमोटर के भी ओवरलैप करता है। वो सीक्वेंसेस आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग साइट के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसके कारण जब तक लैक रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड रहता है तब तक आरएनए पॉलीमरेज ना तो लैक प्रमोटर पे बाइंड कर सकता है और ना ही लैक ओपेरॉन के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि लैक रिप्रेसर प्रोटीन जब तक लैक ऑपरेटर पे बाइंड रहेगा तब तक लैक ओपेरॉन कंप्लीटली शट डाउन रहता है। लैक ऑपरेटर ऑपरेटर सीक्वेंसेस जो होते हैं वो जनरली जीन के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं, जिस पे रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड होके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सेम लैक ऑपेरॉन के केस में भी लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो होते हैं वो ऑपरेटर से बाइंड करते हैं और लैक ऑपेरॉन के सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को स्विच ऑफ कर देते हैं। जनरली लैक ओपेरॉन में 3 ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर 1, 2 एंड 3। ऑपरेटर 1 को हम प्राइमरी ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि लैक ओपेरॉन के प्रोमोटर के जस्ट डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा 2 ऑपरेटर और होते हैं, ऑपरेटर 2 और ऑपरेटर 3, जिन्हें हम सेकेंडरी ऑपरेटर बोलते हैं। सो फार जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीएसआर में वो स्पेसिफिकली इन तीनों ऑपरेटर्स के लिए नहीं आए हैं, सिंपली सिर्फ ऑपरेटर मेंशन होता है क्वेश्चन में। बट क्योंकि जब भी कोई टॉपिक सैचुरेट होने लगता है तो वो जनरली क्वेश्चंस थोड़ा सा और स्पेसिफिक होने लगते हैं सीएसआर में। सो टू बी ऑन द सेफ साइड थोड़ा सा इसे भी देख लें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी प्रोसेस भी नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ सिर्फ। यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स हैं, एक सेकेंड प्राइमरी ऑपरेटर है O1 जो कि लैक प्रोमोटर के जस्ट डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट है। उसके अलावा 2 ऑपरेटर्स और हैं, ऑपरेटर 2 और ऑपरेटर 3। इन दोनों को हम सेकेंडरी ऑपरेटर बोलते हैं। जब भी रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर पे बाइंड होता है तो वो प्राइमरी के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है, इसलिए वो प्राइमरी से तो बाइंड करता ही करता है, साथ में वो एक सेकेंडरी ऑपरेटर से भी बाइंड करता है और एक डीएनए लूप का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल है और ये डीएनए लूप का फॉर्मेशन हो रहा है रिप्रेसर के बाइंडिंग से। तो इस तरीके से ऑपरेटर सीक्वेंस जो होता है वो लैक ओपेरॉन जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। तो आज हमने बेसिकली इस लेक्चर वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जो हैं जीन एक्सप्रेशन और किन किन कंडीशन में वो इफेक्ट होता है। फिर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जाना जो कि जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड थे, लैक ओपेरॉन से रिलेटेड थे। फिर हमने लैक ओपेरॉन किस तरीके से जीनों में ऑर्गेनाइज होता है वो देखा, और एंड में हमने लैक ओपेरॉन के जीन्स और उनके फंक्शन के बारे में जाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे लैकोपेरॉन के रेगुलेशन के बारे में और लैकोपेरॉन जीन के म्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। Thank you so much for your patience. I hope this video was useful. If you have any question, please feel free to comment in the comment section. Also, do not forget to like the video and subscribe my channel to get updates on my latest lecture videos. Thank you.